Hello everyone, welcome to my UPSC. यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की पिछले 10 महीने से तैयारी करवा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। 56 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज 57th टेस्ट डिस्कस करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। जिनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस नंबर पे भी आप मैसेज करके और ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट 55 तक सेंड कर दिए गए हैं और जिनको नहीं मिले हैं अपना ईमेल आईडी चेक करें। टेस्ट नंबर 56 और 57 है जो ये आपको आज सेंड कर दिया जाएगा ईमेल पे या व्हाट्सएप पे। जिन्होंने मैसेज छोड़ रखे हैं आपको व्हाट्सएप पे, जिन्होंने टेलीग्राम पे सेंड करते हैं उनको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एग्जाम का अब काफ़ी उम्मीद जगी है क्योंकि एक तो जो मेंबर रिटायर हो रहे थे उनको रोका गया है कि आप एग्जाम करवा के ही जाइए। दूसरा, अब एक और नए मेंबर का अपॉइंटमेंट के लिए है जो प्रोसेस चल रहा है, तो जल्दी अगर मेंबर का अपॉइंटमेंट होता है तो फिर नेक्स्ट 15-20 डेज में आपका एग्जाम की डेट मिल जाएगी आपको। होपफुली अब ये एग्जाम का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। लेट्स बिगिन। विमेन एंड मेन इन इंडिया 2022 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विमेन और मेन इन इंडिया 2022 ये रिपोर्ट अभी रिलीज हुई है, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये रिपोर्ट केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि अभी रिसेंटली ये केंद्रीय सांख्यिकी और जो कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है उसने ही रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2036 तक भारत का जो लिंगानुपात है ये घट सकता है। जो सेंसस रेशियो है ये कम हो सकता है। ये क्या होता है कि कितनी फीमेल्स हैं पर 1000 मेल, 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं, वो होता है लिंगानुपात। ये स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि ये जो रिपोर्ट आई है इसके अकॉर्डिंग ऐसा है कि घटेगा नहीं बढ़ेगा। 2011 का जो डेटा है अभी हमारे पास ऑफिशियल, उसके अकॉर्डिंग भारत में अभी जो रेशियो है ये है 943 पर 1000 मेल, फीमेल है 943। ये जो 2036 का जो बताया है इस रिपोर्ट में उसके अकॉर्डिंग ये 952 हो जाएगा। तो ये बढ़ेगा घटेगा नहीं। सही कौन सा है? पहला स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हाथी रिजर्व, बाघ रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व तीनों है? ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जहां पे एलिफेंट रिजर्व, टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व तीनों अवेलेबल हैं? तीनों की कैटेगरी में वो आता है। ये है मानस टाइगर रिजर्व। मानस टाइगर रिजर्व कहां पे है? असम में है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। देखिए, इसको नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया गया था? इसको 1928 में नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था, अक्टूबर 1928, 1 अक्टूबर 1928 को। और ये बायोस्फीयर रिजर्व कब बना है? 1973 में ये बायोस्फीयर रिजर्व बना है बीच में। और इसको जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, जो विश्व विरासत स्थल कहा जाता है, वो यूनेस्को ने 1985 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। 2008 में है जो यहाँ पे जो आतंकवादी गतिविधि है उनके खतरे को देखते हुए या जो अवैध वहाँ पे शिकार वगैरह किए जाते थे उनको देखते हुए इसको 92 में यूनेस्को ने इसको है जो डेंजर डिक्लेयर कर दिया था कि ये जो विरासत है ये खतरे में है। लेकिन बाद में 2011 में इसको इस सूची से हटा दिया गया और इसके जो संरक्षण है उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो प्रयास किए उनकी तारीफ की। ए इसका करेक्ट आंसर है।
ग्लोबल 200 क्या है? ग्लोबल 200 ये अभी रिसेंटली एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें 200 इको रीजन्स की लिस्ट है और ये WWF ने जारी की है। ये आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ये किससे संबंधित है, तो ये इको रीजन या फिर WWF। देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे आपका सपोर्ट मिलता रहेगा। देश के पूरे आय और व्यय का जो पूरा ब्यौरा है जिसे बजट कहा जाएगा, संसद के समस्त पेश करना होगा। ऐसा किस आर्टिकल में लिखा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि देश का जो पूरा इनकम है या जो खर्चा है उसका, इनकम और जो एक्सपेंडिचर है उसका पूरा ब्यौरा जिसे बजट कहा जाता है, ये आपको पार्लियामेंट के सामने पेश करना होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है ये 112, 112 में ये मेंशन है। सबसे पहले देखिए, बजट कब पेश किया गया था? 1947 को, 26 नवंबर 1947 को सबसे पहले R.K. शनमुखम चेट्टी ने बजट पेश किया था पहली बार। जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है तब उत्तर भारत में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? पहले तो हमें यह समझना है कि पोंगल क्या है। देखिए, इस त्योहार का नाम पोंगल इसलिए है क्योंकि इस दिन क्या है, जो सूर्य देवता है, सूर्य देव है, इनको प्रसाद अर्पित किया जाता है और इसको कहा जाता है, जो सूर्य देव को प्रसाद चढ़ाया जाता है उसको पगल कहते हैं, पगल। तमिल भाषा में है, इसका मतलब क्या होता है पोंगल का? तमिल में, ये तमिल है भाषा में, इसका जो मतलब है वो होता है अच्छी तरह से उबालना, किसी चीज को अच्छी तरह से बॉयल करना, उबालना। दोनों ही रूप में देखा जाए तो एक चीज जो निकल के आती है वो होती है कि अच्छी तरह से उबाल के, मतलब सूर्य देवता को प्रसाद भोग लगाना। पोंगल का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है तमिल में क्योंकि तमिल महीने की पहली तारीख को आरंभ होता है ये। अब इस दिन क्या होता है, 14 जनवरी को, 14 जैन को हर साल ये मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इस दिन क्या होता है, उत्तर भारत में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसको मकर संक्रांति के नाम से, तो नॉर्थ इंडिया में देखेंगे आप 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है, तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। इसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र में है, इसको उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है, जबकि आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में इसको संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। पंजाब में है, इसको लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है। ये क्योंकि इस दिन, और एक्चुअली क्या है, सूर्य को जो अन्न धन है इसका दाता भी माना जाता है। अगर सूर्य नहीं है तो फिर काफी चीजें जो एग्रीकल्चर है या जो फूड है इससे रिलेटेड नहीं हो पाएंगी। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, इसका करेक्ट आंसर है दिस वन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए प्रदान करता है? किस अधिनियम में ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो मेंशन है, या किस अधिनियम के बाद ही पब्लिक सर्विस कमीशन है वो बनाए गए हैं? चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी जो बाद में बनाए गए हैं, वो किस अधिनियम के? देखिए, 1926 में एक कमीशन बनाया था, ली कमीशन। ली कमीशन था, इसकी रिपोर्ट आई थी 1926 में, और ली कमीशन ने ही, उस टाइम ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे, ली कमीशन की रिकमेंडेशन थी कि एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, जैसे अभी यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसा होना चाहिए। उसके बाद में ये इसकी स्थापना की गई है। ये था 1919 का भारत सरकार अधिनियम। 1919 का जो ये भारत सरकार अधिनियम है, ये एक्चुअली ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास किया गया था और इसी को बोलते हैं मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड। ये क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड इनमें से किसे कहा जाता है? तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड, इसको ही 1919 का कहा जाता है।
और ये इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उस समय जो लॉर्ड मॉन्टेग्यू थे, चेम्सफोर्ड थे, वो वायसराय थे, और जो मॉन्टेग्यू थे वो सेक्रेटरी थे। चेम्सफोर्ड वायसराय थे। निम्नलिखित में से किन देशों का समूह नाटो का हिस्सा है? देखिए, ये थ्रू आउट चर्चा में रहा है। नाटो कौन सा ग्रुप है इनमें से जो नाटो का सदस्य है? नाटो क्या है? नाटो की स्थापना हुई है 1949 में, अप्रैल 1949, 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम में है, बेल्जियम में ब्रसेल्स में है। और नाटो की जब स्थापना हुई थी उस टाइम इसके मेंबर कंट्री थे 12, और अभी प्रेजेंट में इसमें 31 कंट्री नाटो के मेंबर हैं। इसकी जब स्थापना की थी तो ये यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, यूके, नॉर्वे, इटली, इनने मिलके की थी। 12 सदस्य थे। अब हम देखते हैं कौन सा समूह नाटो का हिस्सा है। अभी इसमें से देखा जाए, देखिए नाटो में अल्बानिया है, बेल्जियम है, बुल्गारिया है, कनाडा है, क्रोएशिया है, चेक गणराज्य है, ऑस्ट्रिया नहीं है। ऑस्ट्रिया नाटो का मेंबर नहीं है। क्रोएशिया भी है, चेक गणराज्य भी है, डेनमार्क है, और बेलारूस नाटो का मेंबर नहीं है। फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस और हंगरी ये नाटो के मेंबर हैं। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए, अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक गणराज्य हो गया, डेनमार्क है, फ्रांस है, एस्टोनिया है, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड हो गया, पोलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्पेन, तुर्की, यूके, यूएसए, ये जो टोटल इसके मेंबर है। 1-2 और रह गए, तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये चर्चा में इसलिए, ये क्वेश्चन इसलिए करवाया है, मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली फिनलैंड ने नाटो ज्वाइन किया है। ये आपको करंट अफेयर्स में करवाया भी है मैंने। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको एक्सपेक्टेड है एग्जाम में। हाल ही में कृषि क्षेत्र के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले एआई चैटबॉट का क्या नाम है? एग्रीकल्चर फील्ड के लिए इंडिया ने में कौन सा एआई चैटबॉट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैटबॉट अभी लॉन्च किया है? रिसेंटली ये करंट अफेयर्स में भी करवाया हुआ है। अमाक्रुशाई ये लॉन्च किया है ओडिशा में। ये एग्रीकल्चर की जो तमाम एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीजें हैं वो किसानों तक जानकारी देना हो, या चाहे उसमें कोई क्रेडिट से रिलेटेड हो, लोन हो, या कोई और फैसिलिटी हो, सारा ये बताएगा। डंकन पास, डंकन दर्रा निम्नलिखित में से किन स्थानों को अलग करता है? किन को सेपरेट करता है डंकन पास? देखिए, 2-3 चीजें जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। एक है ग्रेट अंडमान, मैं थोड़ा शॉर्ट में करवा रहा हूं, आप समझ जाइएगा। ग्रेट अंडमान, इसको अच्छे से पढ़िएगा। ग्रेट अंडमान में आता है नदर्न अंडमान, मिडल अंडमान और सदर्न अंडमान। ये है ग्रेट अंडमान में। इसके बाद में जो आता है वो आता है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान के बाद में आता है निकोबार। यहां से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कभी गलत नहीं करोगे। इधर जो है ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बाद जो आता है वो है मिनिकोय। मिनिकोय के बाद जो है मालदीव। ग्रेट अंडमान में नदर्न अंडमान, मिडल अंडमान और सदर्न अंडमान हो गए। यहां पे जो है नारकोडम आइलैंड है। नारकोडम आइलैंड है जिसको हम एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कहते हैं, वो यहीं पे है, इसके ऊपर नदर्न अंडमान में। नदर्न अंडमान और जो मिडिल अंडमान है उसके बीच में क्या है? बैरन आइलैंड, जो डोरमेंट वॉल्केनो जिसको कहते हैं, बैरन आइलैंड, ये इसके बीच में है, नॉर्थ और मिडल अंडमान के। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है
डंकन पास, डंकन दर्रा, ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। यहां है डंकन पास। लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में जो है 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री कहाँ है? लिटिल अंडमान और निकोबार। और निकोबार के इधर है इंदिरा पॉइंट। लक्षद्वीप और मिनिकोय, लक्षद्वीप और मिनिकोय के बीच में जो है 9 डिग्री चैनल है। मिनिकोय और मालदीव के बीच में है 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है इनको। तो 8 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? मिनिकोय, मालदीव। 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकोय, 10 डिग्री लिटिल अंडमान और निकोबार। डंकन पास सदर्न अंडमान और लिटिल अंडमान। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और चीज दे रखी है, क्योंकि अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूं आपको, और वैसे भी ये चर्चा में रहता है। इस क्वेश्चन में दे रखा है सदर्न अंडमान एंड लिटिल अंडमान, जो कि मैंने बताया आपको साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। इसमें एक चीज और दे रखी है, रटलैंड आइलैंड और लिटिल अंडमान। अब ये दोनों ही ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर है, वो मैं आपको इधर समझाता हूं। देखिए, अभी मैंने बताया आपको ये पोर्शन जो है ये है ग्रेट अंडमान का। ग्रेट अंडमान में ऊपर आप देख रहे हैं नदर्न अंडमान हो गया, ये मिडल अंडमान है और ये साउथ अंडमान है। लेकिन साउथ अंडमान का ही पार्ट है ये रटलैंड आइलैंड। जो रटलैंड आइलैंड है वो, इसको ट्विन आइलैंड भी बोलते हैं, रटलैंड आइलैंड को। ये जो पोर्शन है ये और ये लिटिल अंडमान। तो अब जो एक्यूरेट तो हो गया ये रटलैंड आइलैंड और लिटिल अंडमान। अगर रटलैंड आइलैंड और लिटिल अंडमान आपके ऑप्शन में है तो इसका आंसर यही आएगा, रटलैंड आइलैंड और लिटिल अंडमान। अगर ये नहीं है तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। अभी आपके ऊपर है कि आप इसको याद रखें। ए और डी दोनों ही इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है। बैंकों के क्षेत्र में सीएएस का पूरा नाम क्या है? बैंकिंग में सीएएस का पूरा नाम क्या है? ये टर्म इसलिए चर्चा में है, अभी रिसेंटली आरबीआई ने अनाउंस किया है कि वो एक क्रेडिट लाइन देने जा रहे हैं लोगों को जो यूपीआई यूज करते हैं। जो भी यूपीआई आजकल सभी यूज करते हैं, तो यूपीआई जो यूज करते हैं उनको क्रेडिट लाइन दी जाएगी। क्रेडिट लाइन क्या होती है? जैसे क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो बैंक में अप्लाई किया या कोई और, आपके पास बहुत फोन आते होंगे क्रेडिट कार्ड वगैरह के, तो एक प्रोसेस होता है अप्लाई करो, और वो आपका स्कोर, परफॉर्मेंस और कई चीजें देख कर क्रेडिट कार्ड देते हैं आपको। तो उसमें तो बहुत सारी चीजें देखते हैं। लेकिन यूपीआई में क्या है कि आरबीआई ने बैंक को जिस भी बैंक से आपने कनेक्ट कर रखे हैं, आपके यूपीआई से जो भी बैंक कनेक्ट है, वो आपके पास अगर अमाउंट नहीं है, बैंक में बैलेंस नहीं है और आप क्रेडिट लाइन लेना चाहते हैं, तो आपकी जो ट्रांजैक्शन है, आपका जो परफॉर्मेंस है, उस बेस पे अब यूपीआई भी आपको क्रेडिट लाइन देंगे। इसमें फर्क ये भी एक क्रेडिट कार्ड ही है, लेकिन क्रेडिट, ये फिजिकल क्रेडिट कार्ड नहीं। क्रेडिट कार्ड तो जैसे एटीएम कार्ड वगैरह आता है वैसे मिल जाते हैं, लेकिन ये वैसे नहीं आएगा। ये आपको सिर्फ आपके वहां पे बैलेंस शो करेगा कि आपको इतना क्रेडिट लाइन दी जा रही है और आप उसका यूज कर सकते हैं। ये आरबीआई ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है। अब सीएएस क्या है? ये है क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम, क्रेडिट प्राधिकरण योजना। और ये शुरू में जब बैंकों ने लोन वगैरह देना शुरू किया था, जब बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था शुरू में 1965 में, उस टाइम पे ये शुरू किया गया था, जो आज चर्चा में है क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम, क्रेडिट प्राधिकरण योजना। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1965 में शुरू की थी, लेकिन ये इतना चला नहीं, ये सिर्फ बैंक के लोन तक ही सीमित रह गया, और वो भी जानकारों को मिलता था पहले लोन, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह में। अभी सभी को मिल जाता है जिनका स्कोर वगैरह ठीक रहता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम। इस तरीके का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, आप जरूर ध्यान रखिएगा।
सीधी या सीधी समुदाय जो अभी सुर्खियों में है के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए इसी तरीके का एज इट इज सेम क्वेश्चन पिछली बार एडवर्टाइजमेंट 50 में आपको करवाया था, और आप पिछले जिन्होंने तैयारी की है या वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और यूट्यूब पे भी वो वीडियोज अवेलेबल है, आपका पेपर भी अवेलेबल है चैनल पे, आप जरूर देखिएगा। इस तरीके का एक क्वेश्चन पिछली बार करवाया था और वो डायरेक्टली एग्जाम में आया था आपके, और बहुत सारे बच्चों ने कहा भी था कि वो लास्ट में तैयारी शुरू की, वही देख पाए, पूरा देखा नहीं, अदरवाइज और स्कोर इम्प्रूव होता। तो ये चर्चा में है अभी, और एक क्वेश्चन आता है ट्राइब्स का, चाहे वो इंटरनल हो या फिर इंटरनेशनल लेवल का जो चर्चा में रहता है। ये जो ट्राइब है ये मेनली भारत और पाकिस्तान का एक कम्युनिटी है, और ये समुदाय मूल रूप से अफ्रीका से है। इसमें ज्यादातर लोग गुजरात में रहते हैं या कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में इनका थोड़ा बहुत एग्जिस्टेंस है। अभी ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि जो हीर भाई इब्राहिम भाई लोबी है उनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री पुरस्कार दिया है, और वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी ये प्राइज मिला उसके बाद। इसकी सब जगह पूरे देश में चर्चा हुई, इवन अफ्रीका में तक चर्चा हुई है इसकी। तो इसके इस कम्युनिटी के बारे में आप जरूर पढ़िएगा, और पद्म पुरस्कार से क्वेश्चन आ सकता है, आप उसको भी पढ़िएगा। भारत में ये मुख्यतः गुजरात में, मेनली ये गुजरात में काफी है ये ट्राइब, लेकिन ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी ये समुदाय है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा सी। देखिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेस्ट सीरीज के लिए इस पे कांटेक्ट करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रिटिश भारत के दौरान किस अधिनियम ने राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी। राष्ट्रपति जो ऑर्डिनेंस जारी करते हैं ये किस अधिनियम के अकॉर्डिंग उनके पास ये पावर है। ब्रिटिशर्स के टाइम पे गवर्नर जनरल है, उनको 1861 का जो भारतीय काउंसिल एक्ट था, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, उसके अकॉर्डिंग विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार था गवर्नर जनरल के पास। हालांकि जो अध्यादेश थे उनको जो प्रख्यात करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 की जो धारा है 42, उससे इंस्पायर्ड है। तो अब जो ये राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने का है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है जो 1935, इससे है। हाल ही में चर्चा में रहे कुटुंबश्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगर आप क्वेश्चन को सही से पढ़ते हैं तो आपके जो मिस्टेक्स हैं वो नहीं होंगी। क्वेश्चन को सही से पढ़े एक बार। यह देश की सबसे बड़ी महिला सशक्तिकरण योजना है, ये स्टेटमेंट सही है। इसका उद्देश्य कम्युनिटी एक्शन के जरिए गरीबी को पूरी तरह से समाप्त करना है। कम्युनिटी एक्शन, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। ये स्टेटमेंट भी सही है। देखिए अभी रिसेंटली राष्ट्रपति ने ये सबसे बड़े जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये महिला स्वयं सहायता नेटवर्क, इसके लिए कुटुंबश्री का उद्घाटन किया है। इसमें SC/ST समुदाय हो या फिर विमेन्स हैं, इनको रोजगार और स्वरोजगार देने के लिए उन्नति नाम का एक अम्ब्रेला कार्यक्रम शुरू किया है। तो उन्नति और कुटुंबश्री ये दोनों ही विमेन एम्पावरमेंट और स्पेशली सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े हुए हैं। और इसमें जो कम्युनिटी एक्शन है उसके जरिए गरीबी को खत्म करना है। देखिए पिछले कई सालों में जो विमेन एम्पावरमेंट है उसके जरिए, और ये हो भी रहा है, गवर्नमेंट महिलाओं को है जो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसमें गांव में या सिटी में कुछ महिलाएं मिलके और एक ग्रुप बना लेती है, फिर गवर्नमेंट उनको कुछ क्रेडिट्स देती है, शायद 7,500 या कुछ एक को दिया जाता है शुरू में 6 महीने के लिए, और फिर उसके बाद है जो ये शुरू में 75,000 रुपये आते हैं इसमें, उसके बाद में 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, फिर उसके बाद 5 लाख 15 लाख इस तरीके से वो बढ़ता जाता है। तो आपको काम करने के लिए इसमें स्पेशली महिलाओं के लिए ये
तो और इसका है जो महिलाएं क्या कर रही है, अब किसी सपोज किसी से उन्होंने कोई ले लिया, कोई वर्क ले लिया, काम ले लिया, चाहे कोई वो अचार बनाने का है, पापड़ का है, या कोई और किसी भी तरीके का काम ले लिया और उसको पूरा करके वो सेल करते हैं तो उनकी इनकम होती है। तो ये एक तरीके से महिलाएं इसमें इकोनॉमी में अब कंट्रीब्यूट कर रही है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। विशाल कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध अम्बासा नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? अम्बासा ये क्यों चर्चा में है? अभी रिसेंटली जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने पता लगाया है, यहाँ पे कोयले का काफी विशाल भंडार यहाँ पे मिला है अम्बासा में। अम्बासा कहाँ पे है? ये त्रिपुरा में है, और त्रिपुरा में भी स्पेशली ये धलाई डिस्ट्रिक्ट है त्रिपुरा का, वहां पे है। इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। भद्रावती कर्नाटक, चुर्क उत्तर प्रदेश, डालमिया नगर बिहार, ग्वालियर मध्य प्रदेश, ओखा गुजरात, सवाई माधोपुर राजस्थान और सूरजपुर पंजाब में मुख्य उद्योग कौन सा है? ये सभी जगह फेमस जगह हैं किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, और वो कौन सी पर्टिकुलर इंडस्ट्री है? सीमेंट उद्योग के लिए। ये इंडिया में फेमस जगह है सभी सीमेंट उद्योग के लिए। ये चर्चा में था, ये इसलिए करवाया आपको, अभी अलॉटमेंट हुआ है। ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश और लोक हितवादी पत्रिकाओं की स्थापना महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक ने की? या फिर इसको भी हटा दें, इस तरीके से पूछा जा सकता है कि किस समाज सुधारक ने ये इन पत्रिकाओं की स्थापना की है? ये स्थापना की है गोपाल हरि देशमुख। ये 1823 में इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में, और लगभग 24-25 की एज में इन्होंने ये साप्ताहिक पत्रिका प्रभाकर या लोकहितवादी, ज्ञान प्रकाश, हिंदू प्रकाश इनकी शुरुआत कर दी थी। और इसमें ये मेनली किन किन चीज़ों को के लिए लिखते थे इन पत्रिकाओं में, किन मुद्दों पे काम करते थे? महिला शिक्षा, बाल विवाह और जो डॉरी दहेज प्रथा, इनको अवेयरनेस के लिए ये काम करते थे गोपाल हरि देशमुख। अब इनकी बर्थ एनिवर्सरी गई है, 100 साल हुए इनके जन्म को, इसलिए ये करवाया गया है, चर्चा में है। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग लोअर लेवल लर्निंग आउटकम्स गेट फोकस? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये मेमोरी लेवल। भारत की आजादी के समय गठित किए गए मध्यस्थ न्यायाधिकरण के मुखिया कौन थे? देखिए अभी ये काफी चल रहा है, क्योंकि कुछ केसेज में है जो ये अभी काफी रिकॉर्ड बनाया है। ये मध्यस्थ न्यायाधिकरण के जरिए है, जो एक तरीके से कि दो डिस्प्यूट है उनमें मीडिएटर बनकर उनके बीच में सुलह करवाना, उस मामले को खत्म करना, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, जमीन का हो, कोई और प्रेस्टीज का हो, किसी भी तरीके का। तो ये चर्चा में है। ये शुरुआत हुई थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे। एक ब्रिटिश वकील थे, वो जज भी थे और पॉलिटिशियन भी थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। वो थे विलियम पैट्रिक स्पेंस। इन्होंने ये शुरू में जब बना था, इसके मुखिया थे ये पहले। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज का संबंध इनमें से किससे है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज का संबंध है, ये यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, और पहली बैठक यहीं हुई थी इसी संस्कृत महाविद्यालय में। और जो पहले अध्यक्ष थे WC बैनर्जी, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। कांग्रेस काफी पुरानी पार्टी है, अभी हालत थोड़े टाइट है।
निम्नलिखित में से किसका भारत के आयात बास्केट में प्रमुख योगदान है? देखिए, ये बात हो रही है कि इंपोर्ट में, कि हम सबसे ज्यादा इनमें से किस चीज का इंपोर्ट करते हैं। अभी जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है वो एनर्जी सेक्टर में हो रहा है। हमारे यहाँ एनर्जी का इतना नहीं है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है उसको फुलफिल कर सके, इसलिए उस डिमांड को पूरा करने के लिए इंपोर्ट किया जाता है एनर्जी का काफ़ी। और अभी तो यूक्रेन रशिया के जो वार था उसकी वजह से कुछ सस्ते में मिल गई थी, अदरवाइज कंडीशन यहाँ पे भी महंगाई बढ़ती। लगभग 37% एनर्जी हम इंपोर्ट करते हैं। व्हाट इज द थिंक लाउड प्रोसीजर? ये एक टेक्निक है जो एक्चुअली यूज की जाती है टू इन्वेस्टिगेट लर्नर स्ट्रेटेजीज एंड परफॉर्मेंस। देवेंद्र पांडे समिति किससे संबंधित है? देवेंद्र पांडे कमेटी है, ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के लिए बनाई गई थी और ये अभी चर्चा में है। जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, उनके लिए बनाई गई थी ये वन अधिकार अधिनियम के लिए। इसके बारे में डिटेल में पढ़ना। ऐसी एक कमेटी बनाई है अभी, तो इसलिए चर्चा में है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य महिलाओं और बच्चों को विशेष सुविधा दे सकता है? कोई भी स्टेट महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल कुछ भी सुविधाएं दे सकता है, चाहे वो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन हो या कोई स्कीम हो या कोई कैश का हो इस तरीके का, या बच्चों के लिए ये सुविधा दे रखी है आर्टिकल 53 में। इसके अकॉर्डिंग कोई भी राज्य है जो ये सुविधा दे सकता है। ये सभी चर्चा में है। अभी इलेक्शन का टाइम आ गया तो अब इनको सबको महिलाएं बच्चे ये स्कीम निकाल रहे हैं। भारतीय संविधान में 29 अगस्त 1947 किसके लिए जाना जाता है? 29 अगस्त 1947 किस चीज के लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है, इस दिन प्रारूप समिति की स्थापना हुई थी। प्रारूप समिति, जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा, ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना का गठन किया गया था इस दिन। और ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। और इसमें क्या हुआ था कि जो B.N. राव थे, B.N. राव ने एक ड्राफ्ट तैयार किया था और उसी ड्राफ्ट के लिए एक पूरा प्रॉपर मसौदा बनाना था, उसको ये प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी। तो ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? B.N. राव ने। बी इसका करेक्ट आंसर है। इसमें लगभग 7,000 थे, जिनमें से 2,500 के आसपास संशोधनों पे चर्चा हुई थी, जिनको पेश किया गया था। काफी लंबा चला था ये, काफी टफ प्रोसेस था। पीसीआई स्टैंड्स फॉर, पीसीआई क्या है? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। दिस वन, ये क्या है? एक हार्डवेयर बस है जो यूज किया जाता है। कुछ भी इंटरनल कंपोनेंट, किसी डेस्कटॉप में, कंप्यूटर में इंटरनल कोई कंपोनेंट ऐड करना हो, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। सपोज आपकी जो हार्ड डिस्क है वो जैसे 500 GB की है, अब आप इसको भी रखना चाहते हैं और 1 TB करवाना चाहते हैं, तो इसी का यूज लिया जाता है। इस तरीके से है ये पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, पीसीआई। कंप्यूटर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा करवाना। एक शिक्षक द्वारा कक्षा के वातावरण में सूचना अधिभार किसके लिए नेतृत्व करेगा? ये इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड ये करेगा, डिलेड जो रेस्पॉन्स है, विलंबित प्रतिक्रिया। भारत की इन पहाड़ियों के संदर्भ में विचार कीजिए, उपरोक्त पहाड़ियां किस राज्यों में स्थित है? ये पहाड़ियां हैं, ये किस राज्य में है? देखते हैं।
देखिए बाटेश्वर जो पहाड़ी है, बाटेश्वर हिल, ये बिहार में है। बिहार का जो कटिहार डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, वहां पे है। बिलिगिरी रंगा है ये, जहां पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलते हैं वहां पे है ये। और ये कहाँ मिलते हैं? कर्नाटक में। ये सब पढ़ाया हुआ है आपको। चीन पहाड़ियां ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट में ही है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में है। धौसी पहाड़ियां, ये अरावली का पार्ट है। अरावली का आपको पता है, अरावली गुजरात से, और जो राष्ट्रपति भवन है रॉयल सीमा हिल, वहां तक है। रॉयल सीमा डायलॉग इसलिए बोला जाता है उसको। तो ये अरावली वहां तक फैली हुई है, ये अरावली का ही पार्ट है। लेकिन ये कहाँ पे है? ये पहाड़ियां हरियाणा में। आपको काफी टाइम मिला है तैयारी करने के लिए, तो अब जो भी है सिलेक्शन होगा तो आपकी मेहनत है, नहीं होता है तो आपने अपने साथ ईमानदारी नहीं रखी है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा सी आएगा। और आपके एग्जाम तक एक बार सिलेबस और करवा दिया जाएगा अच्छे से, वो आप मेरे पे छोड़ दीजिए, आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। अब आप कितना पढ़ते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने अंदर कितना याद रख सकते हैं। संकोश रिवर किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? देखिए ये जो संकोश रिवर है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? संकोश रिवर निकलती है नॉर्थ भूटान से, जो उत्तरी भूटान है वहां से निकलती है संकोश रिवर। और आगे जाके ये भूटान से निकल कर फिर आसाम में मिल जाती है, आसाम में होके निकलती है, और आसाम में ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसमें मिल जाती है। और इसके बारे में पढ़ोगे तो एक चीज और आपको याद रखनी है कि जो आसाम और अरुणाचल प्रदेश है, इन दो राज्यों के बीच में ये बॉर्डर भी बनाती है। बी इसका करेक्ट आंसर है। कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडिग्म, ये है, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा थॉमस कुन, सी इसका करेक्ट आंसर है। ये एक अमेरिकन फिलोसफर है जिसने प्रोपाउंड किया था कंसेप्ट, इसको रेडिकल थ्योरी चेंज भी बोलते हैं। एक्चुअली क्या है कि बेसिक कंसेप्ट की एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिसेस ऑफ साइंटिफिक डिसिप्लिन, यूं कह सकते हैं कि कुछ भी आदर्श, स्पेशल हो गया, आदर्श हो गया, ये इसकी शुरुआत इस कॉन्सेप्ट की किसने की कि ये तो स्पेशल है, आदर्श है, तो ये इन्होंने ही की थी। इसकी 1922 के अराउंड की थी कुछ। ये डेट का और कंफर्म कर लीजिएगा, ईयर का मैं श्योर नहीं हूं पर इसी दौर में हुई होगी। याओसांग मेई, शायद इनका बर्थ है 1922 तो कुछ। याओसांग मेई थपा की परंपरा निम्नलिखित में से किस संत से संबंधित है? एक टर्म रहती है लम्दा मंथ। लम्दा मंथ होता है फेब और मार्च का जो महीना है उसको बोला जाता है लम्दा महीने। यानी कि जो फाल्गुन महीना है उसमें पूर्णिमा के जो 5 दिन तक जो मनाया जाता है ये फेस्टिवल याओसांग, ये इसके लिए फेमस है, याओसांग मेई थबा, और ये मणिपुर में मनाया जाता है। काफी हद तक ये होली से मिलता जुलता ही है। इसके बारे में एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जो मैतेई कम्युनिटी है वो लोग इसको मनाते हैं। ये एक परंपरा है जिसमें जो चैतन्य महाप्रभु है उनकी प्रतिमा की पूजा की जाती है। चैतन्य महाप्रभु आप सभी जानते होंगे 15वीं सेंचुरी में, 15th सेंचुरी में वैष्णव संत थे, इनसे रिलेटेड है। ए इसका करेक्ट आंसर है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, और भी कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, आपको ये सेंड कर दिया जाएगा पीडीएफ वगैरह। आप निश्चिंत रहे, पढ़ाई पे फोकस रखें। किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको तो निसंकोच बिना झिझक के आप कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, उस सब्जेक्ट को वापस से करवा दिया जाएगा। जब तक आपको याद नहीं हो जाए जब तक करवाते रहेंगे।
थैंक यू वेरी मच, गुड लक।